देखो, हमने आपको इससे पहले ये बताया था सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, और हमने इसमें ये सीखा था। देखो, सतत आवेश वितरण में इसका नाम ही बता रहा है कि आवेश का वितरण करना है, और वो किस तरीके से हो रहा है आवेश का वितरण? सतत। हमने ये बताया था कि आवेश क्वांटीकृत राशि होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर आवेशों के मध्य दूरी कम होने की वजह से हम इसको क्या मान लेते हैं? हम सतत आवेश वितरण। अब हम थोड़ा सोचें तो देखो, आवेश का वितरण करना है तो आवेश का वितरण हम किस पे कर सकते हैं? आवेश का वितरण करने के लिए हमें किसी वस्तु को लेना होगा और उस वस्तु पर आवेश वितरित करेंगे। फिर हम ये सोच सकते हैं कि वस्तु की या तो लंबाई हो सकती है, या उसका क्या हो सकता है? क्षेत्रफल, और या उसका हो सकता है आयतन। अतः आवेश वितरण भी तीन प्रकार से हो जाएगा। जब आवेश का वितरण केवल लंबाई पर हो, जिसे हमने नाम दिया था रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी क्षेत्रफल पर हो, पृष्ठीय आवेश वितरण। और जब किसी आयतन पर हो तो उसे कहते हैं हम आयतनीय आवेश वितरण। तो यह समझ में आ गया होगा कि आवेश बांटना है। किस पर बांटते हैं आवेश को? वस्तु पर। और वस्तु तीन टाइप की हो सकती है, या तो उसकी केवल लंबाई होगी, क्षेत्रफल होगा, या होगा आयतन। तीन ही हमने इनके घनत्व निकाले थे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और आयतन आवेश घनत्व रो। और हम इन तीनों के सूत्र भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व में आवेश बटे क्या हो जाएगी? लंबाई। पृष्ठ आवेश घनत्व में आवेश बटे हो जाएगा क्षेत्रफल। ए ले लो या एस ले लो, ए या एस। और आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा आवेश बटे आयतन। ये आपने समझ लिया होगा। और इसके बाद हमने निकाला था बल। आवेश की वजह से किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को निकाला था। आज हम एक महत्वपूर्ण नियम जो हर साल परीक्षाओं में आता है, गाउस का नियम, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। यह है गाउस का नियम। गाउस का नियम। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशनें आती रहती हैं और ये नियम भी आ जाता है एग्जामों में। देखो कैसे समझना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये गाउस का नियम क्या काम आता है। इससे पहले हमने एक नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम, और हम जान चुके हैं कि कूलाम का जो नियम होता है वो क्या काम आता है? आवेशों के बीच विद्युत बल को बताता है वो। यानी आवेशों के बीच यदि बल निकालना है तो हम किस नियम का उपयोग करेंगे? कूलाम नियम का। और सूत्र भी हमें आता था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ऐसे ये जो गाउस का नियम है किस किस के बारे में बताता है ये देख लेते हैं हम। ये बताता है, देखो, एक तो फ्लक्स के बारे में। कोई बंद सतह है, मैंने आपको बताया था दो पृष्ठ होते हैं, एक खुला पृष्ठ और एक होता है बंद पृष्ठ। तो किसी बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो, और उस पृष्ठ ने कितने आवेश को घेर रखा है, इन दोनों के बीच में संबंध को बताता है। गाउस का नियम क्या काम करता है? किसी भी बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा और उस पृष्ठ से कितना आवेश घिरा हुआ है, इसके बीच संबंध बताता है। अब संबंध होता क्या है? तो उसके लिए आप सूत्र से आसानी से याद रख सकते हो।
देखो हम फ्लक्स को किससे लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से, और जो आवेश परिबद्ध है टोटल उसके लिए हम ले लेंगे सिग्मा क्यू, और बटे हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। यानी गाउस का नियम है फाई के और सिग्मा क्यू के बीच संबंध को बताता है, और इनके बीच में क्या संबंध होता है, फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं, देखो गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, देखो हम कौन सा पृष्ठ ले रहे हैं गाउस के लिए, काल्पनिक ले रहे हैं और बंद पृष्ठ ले रहे हैं। तो गाउस के नियम के अनुसार किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आसानी से आप इस सूत्र की सहायता से गाउस का नियम लिख सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, एक तो हेडिंग डाल लीजिए गाउस का नियम, और मैं फिर बोलने जा रहा हूं आपको, तो उससे आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये गाउस का नियम क्या काम आता है। ठीक है, तो आप लिखिए, यह नियम किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, यह नियम किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, और उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के बीच, और उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। आप आगे लाइन चेंज करके लिखिए, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका गाउस का नियम पूरा है। यहां पर हम दूसरे उससे भी बना सकते, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। आपको देखो ध्यान देना है, ये फाई क्या चीज है, ठीक है, सिग्मा क्यू क्या है और ε0 क्या है। तो हम कह सकते हैं, देखो किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। किसी भी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये भी हम इससे बना सकते हैं। तो हम देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको। हमने अब तक ये सीखा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, ये बंद हो गया और ये हो गया इसका फ्लक्स E सदिश डॉट ds सदिश। ये क्या चीज है बेटा, ये बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। और इसे हम लिख सकते हैं यहां पर सिग्मा क्यू बटे ε0। आ रही है आपके समझ में। हम ये जानते हैं, देखो यहां पर जो इंटीग्रल ऑफ ds सदिश है ये किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। फाई बराबर होता है होल इंटीग्रल ऑफ E सदिश डॉट ds सदिश। हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में सीखा है कि किसी भी पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है वो इस सूत्र से दिया जाता है। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण हो जाएगा 2। देखो ये तो है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, समीकरण 2, और समीकरण 1 क्या है, गाउस का नियम। हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। देखो ये परिभाषा है, पहले आपको बता चुके हम, क्लियर आ गई होगी। और दूसरा अभी जो बताया ये है गाउस का नियम। दोनों को मिक्स करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से ये निकल के आ जाएगा, देखो फाई बराबर आ जाएगा सिग्मा क्यू बटे ε0। तो आपको ये याद रखना है कि ये है गाउस का नियम। ये जो गाउस का नियम है ये सभी प्रकार के सममित आवेश वितरणों, सममित आवेश वितरण का मतलब ये होता है कि हमने आवेश का वितरण एक समान रूप से किया है, कहीं ज्यादा और कम नहीं है, सममिति के हिसाब से है। दूसरा, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाले जितने भी सदिश क्षेत्र हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम 1/r², तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का जो भी पालन करते हैं ऐसे सदिश क्षेत्रों के लिए ये लागू होता है। दो बातें याद रखनी है आपको, एक तो सममित आवेश वितरणों के लिए और दूसरा व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम है वर्ग नियम का पालन करने वाले जितने भी सदिश क्षेत्र हैं उन सभी के लिए ये गाउस का नियम लागू होता है। तो आप ये तीनों सूत्र नोट कर लीजिए, नंबर 1, 2 और 3। जहां आपने गाउस का नियम लिखा है उसके नीचे इन तीनों को नोट कर लीजिए। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि यहां जो सिग्मा क्यू है वो क्या चीज है। सिग्मा क्यू है, मैं लिख देता हूं यहां पर, यह है इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज यानी यह है परिबद्ध आवेश। आवेश परिबद्ध होगा तब ये हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन ε0।
यानी गाउस का नियम परिबद्ध आवेश पर लागू होगा। परिबद्ध का मतलब जैसे ये आवेश है, हम एक गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे और इस आवेश को चारों ओर से घेर देंगे, तो ये आवेश कैसा हो जाएगा? परिबद्ध हो जाएगा, और उसी के लिए ये नियम लागू होगा। इसके नीचे आप लिख लीजिए, गाउस का नियम, ये नोट कर लो, उसके बाद नीचे लिख लो, गाउस का नियम सभी प्रकार के सममित आवेश वितरणों, गाउस का नियम सभी प्रकार के सममित आवेश वितरणों, सममित आवेश वितरणों और व्युत्क्रम वर्ग नियम का व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाले सभी सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है। देखिए, सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं आपको। तो इसमें 3 राशियां आपको दिख रही हैं, ये फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ये परिबद्ध आवेश, और ये है निर्वात की विद्युतशीलता। परिबद्ध आवेश जैसे देखो, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ में एक आवेश है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा Q3 और ये हो जाएगा Q4। तो ये सभी आवेश परिबद्ध हैं। तो इसके लिए हम मान लो यहां पर कोई अल्पांश ले ले, ये इनके कारण ये E सदिश हो जाएगा और ये हो जाएगा DS सदिश। ये हमें पता ही, इंटीग्रल ऑफ फाई E सदिश डॉट DS सदिश। इनके बीच में कोई कोण होगा और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लो, देखो हमें यहां पर जो एप्सिलॉन 0 आ रही है, इसका मान थोड़ा सा जटिल है। आपको पता होगा एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻ के बार है, ठीक है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये जो मान है थोड़ा सा जटिल है, और K का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल बेस के लिए K का मान सरल होता है। तो हम इस एप्सिलॉन 0 की जगह K रख सकते हैं, और K रखने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? देखो, मैं जानता हूं जो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K बराबर कितना होता है? K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मुझे एप्सिलॉन 0 को प्रतिस्थापित करके क्या लिखना है? K। तो मेरे पास नीचे यहां पर क्या होनी चाहिए? 4 पाई। और चूंकि हमने मन से यदि 4 पाई नीचे लिखी है, तो हमें 4 पाई का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तभी ये सूत्र बैलेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 की जो दायां पक्ष है इसके अंश बाहर में 4 पाई का गुणा कर देते हैं। तो जब 4 पाई का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 बराबर 4 पाई सिग्मा क्यू
बटे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पर दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं के। तो ये आ जाएगा 5 बराबर 4 पाई और इसकी जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं के और क्या बच गया यहां पर सिग्मा क्यू, यानी ये के रूप में हमारा सूत्र हो जाएगा, वही गाउस का नियम है और इसको समीकरण दे देंगे हम 4। तो आप न्यूमेरिकल के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आप इससे परिभाषा भी लिख सकते हैं निर्गत फ्लक्स की। देखो फ्लक्स की हमको परिभाषा देनी है तो इसमें क्या आ रहा है, देखो एक तो आ रहा है 4 पाई की और फिर इसका गुणा किससे हो रहा है सिग्मा क्यू से। इन दोनों के गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होगा विद्युत फ्लक्स। तो हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी इस सूत्र से बना सकते हैं, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गिरे हुए कुल आवेश और 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है। मैं लिखा दूंगा आपकी कॉपी में, ठीक है। तो आपने यहां तक तो नोट कर ही लिया होगा परिबद्ध आवेश तक, ठीक है। आप लिखिए समीकरण 3 से, इसके नीचे आप लिखिए समीकरण 3 से और इसे नोट कर लीजिए आप। 5 बराबर 4 पाई सिग्मा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा समीकरण 4। आपने समीकरण 4 लिख लिया होगा, तो इससे भी हम फ्लक्स की परिभाषा बना रहे हैं, वो आप लिखिए। अतः किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, अतः किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुलावेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुलावेश उस पृष्ठ से परिबद्ध कुलावेश तथा 4 पाई के फिर आपको हिंदी में लिखना है के गुणनफल के 4 पाई के, ऐसे लिखना है 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है। 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये गाउस का नियम आपका क्लियर हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आज ही सीख लेना है, आ जाएगा समझ में, आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये दो राशियों के बीच संबंध बताता है, सिग्मा क्यू और फाई। क्या संबंध होता है, एक नीचे एप्सिलॉन 0 और आ जाएगा। और किस किस के बीच संबंध बता रहा, फाई के और सिग्मा क्यू के। आप बटे में क्या लिख देंगे एप्सिलॉन 0। बनाना आपको आता ही होगा, ये परिबद्ध आवेश है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स
परिबद्ध आवेश एप्सिलॉन 0 के अनुपात के क्या होता है, बराबर। एप्सिलॉन 0 के मान में दिक्कत आए तो हम इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अब हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसी सूत्र पर होंगे वो बेस्ड, और आपको दिमाग लगाना है कि उस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। देखो, किसी पृष्ठ में आवेश है 4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, और तथा एक ले लेते हैं हम 9 माइक्रोकूलम। ये 4 आवेश हैं, ठीक है। और ये 4 आवेश उस पृष्ठ के भीतर मौजूद हैं। यानी कोई पृष्ठ है हमारा, ये लो, और इस पृष्ठ में एक 4 माइक्रोकूलम है, एक 6 माइक्रोकूलम है, आप कोई सा भी मान ले सकते हो, एक 3 माइक्रोकूलम, और ये तो तीनों प्लस के हैं, और एक है माइनस के 9 माइक्रोकूलम आवेश। ये तो किसी पृष्ठ के भीतर मौजूद हैं, और प्लस के 8 माइक्रोकूलम आवेश इस पृष्ठ के बाहर मौजूद है। दोबारा से प्रश्न सुन लीजिए। 4 आवेश तो पृष्ठ के भीतर मौजूद हैं, और एक आवेश पृष्ठ के बाहर मौजूद है। तो हमें इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, यानी फाई बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहे तो मैं बोल रहा हूं, लिखो, ये नोट कर लो। 4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, तथा -9 माइक्रोकूलम के 4 आवेश, 4, 6, 3 तथा -9 माइक्रोकूलम के 4 आवेश किसी पृष्ठ के भीतर मौजूद हूं, किसी पृष्ठ के भीतर मौजूद हूं, और +8 माइक्रोकूलम का आवेश बाहर मौजूद हो, तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। आ गया होगा मेरे हिसाब समझ में, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, क्या टेक्निक अपनाई जाती है, ठीक है। हमारी अप्रोच सही होगी तो हम उस सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, न्यूमेरिकल के लिए सबसे ये ध्यान रखना है कि उसने क्या तो हमें दिया हुआ है और क्या वो पूछ रहा है। देखो, ये आवेश दिए हुए हैं उसने, यानी इसने दिया हुआ है हमको सिग्मा क्यू। कई आवेश हैं और सिग्मा का मतलब होता है आवेशों का जोड़ना। तो सिग्मा क्यू दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है वो फाई। अब हमें यह दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा सूत्र हमने पढ़ा है और जिसमें फाई और सिग्मा क्यू आते हैं। तो अभी जस्ट समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में तो संबंध कौन बताता है, गाउस का नियम बताता है। और हम जानते हैं गाउस के नियम से क्या संबंध होता है इनके बीच में, फाई और सिग्मा क्यू के बीच में, यानी फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0।
तो देखो एप्सिलॉन 0 हम स्वयं घर से ले जाएंगे, यानी हमें मालूम है इसका मान, अभी बताया था मैंने। ये प्रश्न में दे ही दिया और ये निकालना है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू हम देखेंगे तो देखो 4 तो भीतर है और 1 बाहर है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिग्मा क्यू वही होता है जो उस पृष्ठ से घिरा होता है, यानी ये जो इस पृष्ठ से भार आवेश 8 माइक्रोकूलम का, ये हमारे कोई काम का नहीं है। ये प्रश्न हमको भटका रहा है, बहका रहा है, यानी यहां पर हमारा जो इस पृष्ठ से फ्लक्स निर्गत होगा उसमें इसका कोई रोल नहीं है 8 माइक्रोकूलम का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस पृष्ठ से घिरे हुए टोटल आवेश हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम, चार प्लस 6 प्लस यह आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम, और एक आ जाएगा माइनस के 9 माइक्रोकूलम। बहुत आसान है जोड़ना, 6 और 3 9 प्लस के हो रहे हैं, माइनस के 9 हो रहे हैं, तो टोटल सिग्मा क्यू बचेगा, ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो की जगह मैं लिख सकता हूं 10 की घात माइनस के 6 कूलम। हमारी जो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक है वो कूलम है, तो मैंने इस माइक्रो कूलम को किस में बदल लिया, कूलम में। ये मुझे पहले से पता था, सिग्मा क्यू मैंने निकाल लिया, तो अब आसानी से फाई आ जाएगा, और यहां पर लिख देता हूं मैं, फाई बराबर हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 अपॉन हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता का जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻। आ रहा होगा बेटा समझ में, तो है ना। अब ये कैलकुलेशन है सिंपल, अब आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो समस्या खड़ी हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे, और ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं इनको हटाने के लिए ऊपर 100 का क्या कर देंगे हम गुणा, या 10 पे पावर कितनी रख देंगे 2। तो मैं लिख रहा हूं देखो 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, और ये पॉइंट हटाना है तो इसके लिए 10 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और बटे बच जाएगा 885। ये जो 10 की घात माइनस 12 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी किसकी हो जाएगी प्लस 10 की घात 12। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा देखो 5 बराबर 4/885। अब चूंकि ये संख्या हमारी ऐसी होनी चाहिए ऊपर जिसमें हम भाग दे सके, तो हमारे पास पावर कितनी हो रही है देखो 12 और 2 14 प्लस के हो रहे हैं, और माइनस के कितने हैं 6। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो हम 8 पावर बचेंगी हमारे पास प्लस की, 3 हम यहां बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा 4000। अब कितनी बच गई हमारे पास पावर 5, यानी 4000 में हम 885 का भाग देकर आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसे 5 से काट लो आप और सरल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा उत्तर। दूसरे सूत्र से करना चाहें तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
देखो दूसरा सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, फाई बराबर होता है 4 पाई के सिग्मा क्यू। सेकंड मेथड हो जाएगा ये ना, सूत्र है। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 9 गुणा 10 की घात 9 और इंटू आ जाएगा सिग्मा क्यू। और सिग्मा क्यू कितना आया था हमारा, 4 गुणा 10 की घात -6। आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। दोनों एक ही उत्तर आएंगे, इसे सॉल्व कर लेना या इसे, ठीक है। आप नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। यानी इससे हमने क्या सीखा कि हमें भार वाले से कोई मतलब नहीं है, बस इतना सीखा है हमने। बाकी कैलकुलेशन आती है, सूत्र हमें आता है, बस ये ध्यान रखना है कि भार कितना भी आवेश दिया हुआ हो हम बहकेंगे नहीं, हमें सिर्फ भीतर के आवेश को देखना है। क्लियर। तो दूसरा जो प्रश्न है वो क्या होगा, इसी पर आधारित है। उसमें देखो ये दिया हुआ है, वेक्टर के रूप में दिया हुआ है उसने, यानी हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो दिया हुआ है उसने, ई सदिश बराबर दिया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन है, ई सदिश बराबर दिया हुआ है 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। ये तो हमारा देखो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, ई बराबर 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। और इसमें जो क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है एस सदिश, उसका मान है, कितना मान है उसका, 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ई का मान ऊपर वाला है और क्षेत्रफल का मान ये है, और हमें इसमें निकालना क्या है, देखो इसमें निकालना है हमको फाई, फ्लक्स का मान निकालना है। आप प्रश्न नोट करना चाहो तो मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। ये लिखिए 100 आई कैप प्लस 100 आई कैप तथा 100 आई कैप तथा 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर के, जे कैप वोल्ट प्रति मीटर के एक समरूपी विद्युत क्षेत्र में, एक समरूपी विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल 5 गुणा 10 की घात -3 जे कैप मीटर स्क्वायर स्थित है। तो इस क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स कितना होगा,
तो इस क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? देखो सिंपल है ये तो, हम जानते हैं, देखो फाई बराबर होता है, देखो मैंने ये बताया था, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस प्रश्न में उत्तर लाने के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करना होगा। तो आप देखो मुझे निकालना क्या है, फाई, एक ई दिया हुआ है और एक क्षेत्रफल एस दिया हुआ है। तो ऐसा कोई सूत्र हमारे चैप्टर में ढूंढना होगा जिसमें ये तीनों राशियां आ रही हों। तो मुझे पता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट एस सदिश। ई दिया हुआ है, एस दिया हुआ है और क्या निकालना है, फाई। तो यानी इसके अंदर हमें बिंदु गुणनफल करना होगा। तो ई का मान लिख दीजिए, ये हो जाएगा 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप इंटू एस का मान लिख देंगे हम 5 गुणा 10 की घात -3 ये जे कैप। अगले स्टेप में सॉल्व कर लो, या फाई बराबर, देखो कभी भी आपको बिंदु गुणनफल आए तो हम देखते, देखो संख्या का गुणा तो संख्या से होता है और जो एकांक सदिश है उसका गुणा हम किससे कर देंगे, एकांक सदिश से। तो यहां पर आ रहा है 100 का गुणा हम इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 500 गुणा 10 की घात -3 और एक आ जाएगा आई कैप डॉट जे कैप। आगे चिन्ह क्या है, प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे। अब 300 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 और जे कैप डॉट आ जाएगा जे कैप। अब हम जानते हैं चूंकि आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होता है, 0, तथा जे कैप डॉट जे कैप बराबर कितना होता है, 1। देखो बच्चों आपने कक्षा 11 में सीखा होगा कि जो समान एकांक सदिश होते हैं उनका गुणनफल कितना आता है, 1 डॉट गुणनफल। क्योंकि हम इनको खोलेंगे तो इसमें कॉस थीटा आता है और समान सदिश हैं तो इनके बीच में थीटा कितना होगा, 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। जे कैप का परिमाण कितना होता है, 1। इस जे कैप का भी परिमाण कितना होगा, 1। तो हमने क्या किया, 1 गुणा 1 और कॉस थीटा और आता है तो कॉस थीटा यानी आएगा कॉस 0 और कॉस 0 का मान भी कितना होता है, 1। तो समान जो एकांक सदिश हैं उनका गुणनफल तो आता है 1। कौन सा गुणनफल, बिंदु गुणनफल। क्लियर। ऐसे ही इनके बीच में जो कोण है वो हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि आई कैप तो एक्स अक्ष के अंदिश होता है और जे कैप किसके अंदिश होता है, वाई अक्ष के अंदिश। तो एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहां पर कॉस 90 आएगा और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो आपको यह ध्यान रखना है, बस समान वाले जो एकांक सदिश है उनका गुणनफल 1 होगा, बाकी सबका क्या होगा, 0। तो हमारे बस काम का ये है। क्लियर। तो हम इसे लिख सकते हैं आगे, यानी 5 बराबर ये तो हो गया 0 प्लस इसको देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1500 गुणा 1
अब इसको हम वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखें तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति क्या कहती है, सुन लो एक बार आप। यहां पर 1500 आ रहा है तो इसको हमें वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखने के लिए एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है, और बाकी की जितनी भी जीरो हैं उनको हम पावर में बैठा देंगे। तो 2 तो जीरो है ही है और एक इस पॉइंट लगाने की आ जाएगी तो ये हो जाएगा 10 की घात 3। अब फाई का मात्रक लिख दो आप, वोल्ट इंटू मीटर। मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गया होगा आप, ठीक है। आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं देख कर भी। देखो ये तो हमारा कोई काम का ही नहीं है आई कैप, सिर्फ ये जे कैप है और ये जे कैप ये काम के हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए बेटा ये रह गया शायद, है ना, 10 की घात -3 रह गए, सॉरी यहां पर हमने 5 गुणा 300 कर दिया, लेकिन ये 10 की घात -3 यहां पर रह चुकी है, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेंगे, यहां पर ये रह जाएगा गुणा 10 की घात -3 जे कैप डॉट जे कैप, तो ये आ जाएगा यहां पर 10 की घात -3 इंटू 1। क्लियर। तो अब हमारा यहां पर आ रहा है ये -3 और आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे तो इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा 5 बराबर 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर। आप नोट कर लीजिए इसको। सिंपल है, आपको सिर्फ गुणा करना आना चाहिए, ठीक है। जो भी संख्या है वो तो आएगी। इसके बाद हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। देखो कोई बंद पृष्ठ है और उसमें कितना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, यह है 2 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट इंटू मीटर। ये तो कौन सा फ्लक्स है, फाई इन, यानी फ्लक्स किसी पृष्ठ में इतना प्रवेश कर रहा है 2 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट इंटू मीटर। और उससे भार कितना निकल रहा है, भार को मैं लिख रहा हूं आउट से, तो फाई आउट है 8 गुणा 10 की घात +3 वोल्ट इंटू मीटर। तो वो आवेश पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है वो, सिग्मा क्यू क्वेश्चन मार्क है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स का मान 2 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट इंटू मीटर, 2 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट इंटू मीटर, तथा उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स
8 गुणा 10 की घात 3, 8 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट इंटू मीटर है। तो इस पृष्ठ के भीतर आवेश का मान, तो इस पृष्ठ के भीतर आवेश का मान कितना होगा? तो इस पृष्ठ के भीतर आवेश का मान कितना होगा? देखो प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आपको इस तरीके से सोचना है, इसने फाई दिया हुआ है और सिग्मा क्यू पूछ रहा है, तो मेरी तुरंत समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में संबंध बताता है गाउस का नियम, और सूत्र होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मुझे सिग्मा क्यू निकालना है तो फाई चाहिए जो दिया हुआ है, और क्या चाहिए? एप्सिलॉन जीरो। लेकिन इसमें फाई दो दिए हुए हैं, एक प्रवेश करने वाला और एक बाहर निकलने वाला। तो देखो मैंने आपको समझाया था कि जो प्रवेश करता है, यानी हमसे कोई चीज जा रही है, तो वो नेगेटिव होगा, और किसी पृष्ठ से यदि फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो वो चीज हमें मिल रही है, तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो जो फाई टोटल है, फाई नेट जो होगा वो हो जाएगा, देखो दोनों को हम जोड़ देंगे, इसमें ये तो होगा प्लस, ठीक है, और ये होगा माइनस, तो फाई आउट प्लस हो जाएगा फाई इन। क्लियर? फाई आउट को हम पॉजिटिव मानते हैं और इसको क्या मानते हैं हम? नेगेटिव। तो फाई नेट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात 3, और यहां पे हो जाएगा माइनस। समझ रहे हो मेरी बात? माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये क्या होता है? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 3। अब इसमें आप फाई नेट बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2, 10 की घात 3 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा फाई बराबर, फाई नेट बराबर फाई नेट बराबर आ जाएगा 8 में से 2 घटा लो 6, है ना, इंटू 10 की घात 3, ये हमारा फाई नेट आ जाएगा। इनको मैं दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है, दिखने में दिक्कत आ रही होगी। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो फाई नेट बराबर आ जाएगा फाई आउट प्लस फाई इन, या फाई नेट बराबर आ जाएगा, फाई आउट है 8 इंटू 10 की घात 3 माइनस 2 गुणा 10 की घात 3, या फाई नेट बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 10 की घात 3, तो ये आ जाएगा फाई नेट 6 गुणा 10 की घात 3, और मात्रक आपको पता ही है वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर? अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे, ठीक है। अतः सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन जीरो,
और सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा, फाई नेट आया हमारा 6 गुणा 10⁻³ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो आप इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो ये आएगा 6 इंटू 8.85 इंटू पावर कितनी बच गई, 12 माइनस के प्लस के 3 है, तो ये पावर आ जाएगी -9। और यहां पर आवेश का जो मात्रक आएगा वो किस में आ जाएगा, कूलाम में, क्योंकि हमने कौन सी पद्धति यूज की है, एसआई पद्धति। तो ये जो मात्रक होगा वो आ जाएगा कूलाम। क्लियर, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एक सवाल और देखिए आप, ये मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। हमें ये ध्यान रखना था इसमें कि ये जो फाई 2 दे रखे हैं, ठीक है, फाई इनको तो हम क्या मानते हैं, नेगेटिव, और फाई आउट को क्या मानते हैं हम, पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, माइनस। देखो अगला जो सवाल है उसमें कुछ आकृतियां दी हैं और उन आकृतियों से आपको फ्लक्स बाहर निकालना है, कितना फ्लक्स निर्गत होगा ये बताना है। तो मैं 3 आकृतियां बना रहा हूं, आप उनसे निकाल लेना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें 3 आकृतियां दी हुई हैं। ये शंकु के आकार की आकृति है और इसके मध्य में रखा हुआ है कैपिटल क्यू। एक हमारे पास बेलन की आकृति दी हुई है, और यहां पर आवेश रखा है कैपिटल क्यू। ये आकृति नंबर 1 है, ये 2 और एक तीसरी है। यहां भी आवेश रखा है कैपिटल क्यू। देखो आपको ये तीनों आकृतियां नजर आ रही होंगी और यहां ये आवेश रखा हुआ है जैसा मैंने चित्र में प्रदर्शित किया है। आपको इन तीनों आकृतियों से निर्गत फ्लक्स बताना है, ठीक है। यानी प्रश्न है हमारा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, तीनों आकृतियों से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा ये हमको निकालना है। और इसको हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लेना। आप सबसे पहले ये कोशिश करना कि कौन सा सूत्र अप्लाई करना है हमको इसमें और कैसे होगा, ठीक है। नहीं होगा तो मैं कल आपको बता दूंगा।